नमस्कार साथियों, हम सोल्व कर रहे हैं 14 जून 2022 का आगरा डिवीज़न का WLI का पेपर, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में राजभाषा के 10 प्रश्न सबसे पहले कर लिए थे। पार्ट 2 में हमने 1 से 50 तक हल कर लिए थे और अब 51 से हल करते हैं। चलिए, 51 नंबर का प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा शासित होते हैं? तो वो आंसर आपके आ जाएगा सी, ट्रेड यूनियन 1926। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है जहां 500 कर्मचारी हैं। एम्बुलेंस हॉस्पिटल, एम्बुलेंस डिस्पेंसरी और कल्याण अधिकारी की नियुक्ति 500 आदमियों पर होती है। 1000 पर CSO की होती है, चीफ सेफ्टी ऑफिसर, और 150 पे फर्स्ट एड बॉक्स की होती है, 250 पे कैंटीन की होती है और 30 महिलाओं पर बाल शिशु गृह की व्यवस्था होती है। तो आपका आंसर इसमें 500 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है? तो आपके इसमें आ जाएगा 40B में, 40B में, इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा 40B में आ जाएगा। कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति है? तो 40B, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की कौन सी धारा हड़तालों और तालाबंदी के निषेध के बारे में बात करती है? तो ये सेक्शन 22, सेक्शन 25A, सेक्शन 25T और सेक्शन 27। तो इसमें साथियों आएगा आपके सेक्शन 22 आएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की जो धारा है, जो हड़ताल और तालाबंदी के निषेध के बारे में बात करती है, तो वो सेक्शन 22 में करती है। हड़ताल है जो कर्मचारियों द्वारा की जाती है और तालाबंदी नियोक्ता द्वारा की जाती है, यानी जो कंपनी का मालिक होता है उसके द्वारा तालाबंदी की जाती है और हड़ताल कर्मचारियों के द्वारा। तो ये सेक्शन 22 में आती है, ऑप्शन ए। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के वेतन का भुगतान माह के भीतर कर देना चाहिए। तो ये आपके जो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 है, इसके तहत यदि कारखाने में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं तो माह के वेतन माह के 10 दिन के भीतर कर देना चाहिए। साथियों, आपको ध्यान हो तो कई कारखानों में जो पेमेंट मिलती थी वो 10 तारीख तक मिलती थी, 10 तारीख को मिलती थी। जहाँ अब काफ़ी जगह इसको 1 तारीख कर दिया गया है, लेकिन पहले जो कारखानों में पेमेंट मिलती थी वो 10 तारीख को मिलती थी। तो ये 10 दिन है, ऑप्शन ए। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम के तहत निजी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कार्यरत शिक्षक, 56 है, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम के तहत निजी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कार्यरत शिक्षक, प्रश्न नंबर 56 है, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम के तहत निजी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कार्यरत शिक्षक। देखते हैं 56 से आगे देखते हैं साथियों। तो इसमें आ जाएगा साथियों, सभी ग्रेजुएटी लाभों के लिए पात्र है। ग्रेजुएटी का केवल आधा भुगतान किया जाएगा, जैसा किसी अन्य कर्मचारी को समान रूप से रखा गया है, एक कर्मचारी के रूप में परिभाषित नहीं है और इसलिए किसी भी भुगतान का हकदार नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी ग्रेजुएटी लाभों के लिए पात्र है, ऑप्शन ए आ जाएगा साथियों इसमें। प्रश्न नंबर 57 है साथियों, प्रश्न नंबर 57 है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 25 से संबंधित है। तो ये आएगा साथियों 57 में आपके साक्ष्य कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 25 से संबंधित है। आयुक्तों का संदर्भ, साक्ष्य दर्ज करने की विधि, मामला प्रस्तुत करने की शक्ति, आयुक्तों की नियुक्ति, इसमें साक्ष्य दर्ज करने की विधि, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 57 में बी। चलिए साथियों, रेल सेवा आचरण का नियम 3rd C संबंधित है। तो ये महिलाओं के कई बार बताया मैंने, महिलाओं कर्मचारी का यौन उत्पीड़न 3rd C में आता है, ऑप्शन ए।
उसके बाद 59 नंबर है 5 नंबर, सूचना अधिनियम के तहत नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में लोक प्राधिकरणों द्वारा नामित अधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपके PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑप्शन सी। खुले बाजार के माध्यम से ट्रैक मेंटेनर के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक चिकित्सा मानक क्या है? तो ये हो जाएगा आपके B1 हो जाएगा इसका, ट्रैक मेंटेनर का B1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। EWS कब से लागू हुआ? तो ये 1 फरवरी 2019 से लागू हुआ था सीधी भर्तियों के मामले में, और इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और इसमें जो किसान के पास, जिस किसान के पास 5 एकड़ से ज़मीन कम होनी चाहिए, और यदि उसमें जन सामान्य के लिए किसान नहीं है तो इसमें 8 लाख से सालाना आय से अधिक नहीं हो, और भर्तियों में इसमें 10% दिया जाता है। तो 1 फरवरी 2019 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी, 61 में ऑप्शन बी। नेक्स्ट है साथियों, सामान्य चयन पद के संबंध में, अर्थात पदोन्नति के सामान्य चैनल के बाहर और जो विभिन्न विभागों श्रेणियों के कर्मचारियों से भरे जाते हैं, चयन में उपस्थित होने वाले पात्र कर्मचारियों की संख्या होगी। तो इसमें कितनी होगी आपके? तो रिक्ति का 3 गुना नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। 2 बार रिक्ति नहीं, ये भी नहीं होगा। रिक्ति का 3 गुना भी नहीं होगा। संख्या को सीमित किए बिना, हाँ संख्या को सीमित किए बिना, ऑप्शन बी। चयन बोर्ड में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 3 होने चाहिए साथियों, ये तो आप सभी जानते हैं। देखिए 36,500 है यहाँ, 36,500 है। मूल वेतन वाले कर्मचारियों को DCTG क्या होगा? जिसका स्वयं के अनुरोध पर 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरित किया गया हो। तो यहाँ मैं बता दूं साथियों, आप जो CTG देय होता है तो, और ये स्वयं के अनुरोध पर जाता है 50 किलोमीटर से यदि अधिक की दूरी होती है तो वो होता है 80%। मूल वेतन का 80% होता है। मूल वेतन का कितना होता है? 80% होता है साथियों, मूल वेतन का 80% होता है ये। तो जब आप मूल वेतन का 80% निकालोगे तो 29,200 रुपये आ जाएंगे, ऑप्शन मूल वेतन का। तो मूल वेतन यहाँ दिया हुआ है 36,500 रुपये, तो 36,500 रुपये का आप 80% निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 29,200 रुपये। आप निकाल सकते हैं 36,000, निकाल के बता देता हूँ, 36,500 हैं, 36,500 इंटू आ जाएगा 80%, और इसमें आपके बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 365 को 80 से गुणा करेंगे तो 0, 8 पंजे 40, 0 4, 8 छक्के 48 और 4 52 के 2 से लगी 5, और 8 या 24 और 5 29, तो ये आपके 29,200 रुपये आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए, रेलवे में राजपत्रित अधिकारियों के लिए ऑनलाइन APR प्रणाली का नाम क्या है? तो ISPRO है, ऑप्शन बी। 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति मिलकर एसोसिएशन बना सकते हैं? ट्रेड यूनियन का पंजीकरण कर सकते हैं? तो 7 व्यक्तियों की जरूरत होती है, 7 या 7 से अधिक, कम से कम 7 व्यक्ति होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन ए, ये आप सभी जानते होंगे लगभग। और कभी टेस्ट में भी काफ़ी लोगों ने ये टेस्ट में लिया था, मैंने कम से कम 150 लोगों के आसपास टेस्ट लिया था व्हाट्सअप लेवल पर, तो उनमें से करीब करीब मैक्सिमम ने ये सही किया है प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि, ये आपके 67 में हो जाएगा आपके, कौन सा कथन सत्य है? छात्रावास सब्सिडी उसी का द्वारा एक साथ किया जा सकता है। यदि दोनों पति पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं तो वे दोनों CO 400, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पति पत्नी कर्मचारी है तो वो अलग अलग, वो बच्चे तो दोनों के एक ही है ना,
तो क्या अलग अलग थोड़ी उठाएंगे, तो ओ बी तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। सब्सिडी लागू होती है यदि बच्चा निवास कम से कम 40, नहीं ये भी रॉन्ग। इसका मतलब ये सही है ऑप्शन ए, छात्रावास सब्सिडी और सीए का दावा एक साथ किया जा सकता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 67 में ए। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को बचाव पक्ष के वकील के रूप में नियुक्त होने की अनुमति नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके एक कानूनी याचिकाकर्ता को, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा साथियों। अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों में सर्वश्रेष्ठ को तदर्थ पदोन्नति दी जा सकती है यदि वह लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, तो 69 में आपके बी हो जाएगा। और ये बीआरसी डिवीजन में भी आया था ये प्रश्न, 20%, ध्यान रखिएगा। एनपीएस के तहत पीएफएम का क्या अर्थ है, तो इसमें पीएफ पेंशनर फंड मैनेजर हो जाएगा, पेंशनर फंड मैनेजर, डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कोर्ट की भाषा में एसएलपी का क्या मतलब होता है, स्पेशल लीव पिटीशन, ऑप्शन सी। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो ये तो आप सभी जानते होंगे, जॉन मथाई थे। और यहाँ जो रेलवे बोर्ड का प्रारंभिक संस्करण किस समिति की रिपोर्ट के सिफारिश पर गठित किया गया, तो वो थॉमस रॉबर्टसन समिति थी साथियों, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। यदि कोई रेल सेवक दौरे के दौरान आधे दिन का आकस्मिक अवकाश लेता है तो वह कितना प्रतिशत दैनिक भत्ता का हकदार होगा, तो इसमें पूर्ण दैनिक भत्ता नहीं, ये भी गलत, कोई दैनिक भत्ता में नहीं, ये भी गलत, 40% नहीं 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 नहीं, तो इसमें तो कोई भी आंसर नहीं है, तो आपके ऑप्शन आप इसको लगा सकते हैं, डी को, डी आंसर आ जाएगा साथियों, 74 में डी। चलिए नेक्स्ट 75 पे चलते हैं। ये प्रश्न पत्र भी अजीब सा है, सेट करना पड़ता है साथियों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछहत्तर आ जाइए। अराजपत्रित पद पर प्रारंभिक नियुक्ति करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अराजपत्रित पद पर प्रारंभिक नियुक्ति करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है साथियों, तो इसमें कौन सा कथन गलत है। कनिष्ठ वेतनमान स्तर 1 तक के पदों के संबंध में पूर्ण अधिकार, ये तो सही है। जूनियर स्केल 7 पे सीपीसी के स्तर पर 2 में कारीगर आर्टिजन कैटेगरी के संबंध में पूर्ण अधिकार, ये भी सही है। और वरिष्ठ वेतनमान स्तर 6 तक के पदों के संबंध में पूर्ण अधिकार, हाँ, ये गलत है साथियों, तो ये आपके 75 में सी हो जाएगा, 75 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 76 से 100 तक निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहले में है असफल लोगों में सर्वश्रेष्ठ SC ST के उम्मीदवारों के चयन का प्रावधान तभी लागू किया जा सकता है जब चयन सुरक्षा पद के लिए है, नहीं ये तो गलत है। जब अनारक्षित व्यक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, नहीं ये भी गलत है। तो केवल 1 तो गलत है, केवल 2 ये भी गलत है, दोनों गलत हैं, तो इसमें आ जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर ग्रेड स्तर 7 यानी लेवल 7 बेसिक पे 44,900 रुपये में कोई अनुकंपा आधार नियुक्ति कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट CGA नहीं है, CGA नहीं है पूछा, CGA नहीं है, तो CGA नहीं है पहला, तो ये तो साथियों गलत है, पहला तो आपका गलत है। दूसरा है SSC ग्रेड में दुर्लभ मामलों में CGA पर GM द्वारा नामित मुख्यालय में SAG स्तर की समिति द्वारा विचार किया जा सकता है, हाँ ये सही है। तो केवल फर्स्ट ये तो गलत है, केवल 2 हाँ ये सही है, ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी आ जाएगा। रेल सेवक के लास्ट साथियों, रेल सेवक के वार्ड को CGA, रेल सेवक के वार्ड को कंपनसेशन CGA कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट, CGA देते समय अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। हाँ, दी जा सकती है, बिल्कुल राइट। और निरीक्षण विधवा को लेवल 2 के पदों पर नियुक्त किया जाता है, नहीं ये गलत है, केवल लेवल के 1 पे किया जाता है, 2 पे नहीं किया जाता है, 1 पे किया जाता है, ये 2 गलत है, तो इसका मतलब दूसरा गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सही है इसमें साथियों। नेक्स्ट है प्रक्रिया 80% है, सॉरी साथियों 79 है। विवाहित बेटियां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है, बिल्कुल राइट है। दत्तक पुत्रियां, गोद ली हुई पुत्रियां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं, बिल्कुल राइट है। तो केवल फर्स्ट सही है, केवल 2 सही है, दोनों दोनों सही हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन सी। देखो साथियों, ये बहुत इजी है, केवल आपको ये चेक करना है कि पहला सही है या गलत है, फिर चेक करना है कि दूसरा सही है या गलत है, फिर दोनों को जो अगर पहला सही है तो केवल फर्स्ट लगा दीजिए, दूसरा सही है तो केवल 2 लगा दीजिए, दोनों सही है तो सी लगा दीजिए, और कोई नहीं है तो डी लगा दीजिए। बिल्कुल ईजी है, केवल समझने की इसमें आपको ज़रूरत है। देखिए समझते हैं 80 नंबर का प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रक्रियात्मक अनियमितता होने पर भी परिणाम घोषित होने के बाद कोई चयन रद्द नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये तो गलत है, किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। चयन घोषित किए गए उम्मीदवारों को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि नोटिस दे, तो ये भी गलत है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, दोनों गलत, तो इसका मतलब ऑप्शन डी। CGA की लिखित परीक्षा में, प्रश्न नंबर 81 है साथियों, CGA की लिखित परीक्षा में पत्नी अथवा विधवा को अधिकतम 3 मौके दिए जा सकते हैं। CGA की लिखित परीक्षा में पत्नी अथवा विधवा को अधिकतम 3 मौके दिए जा सकते हैं, नहीं। तीसरे अवसर के लिए DRM की व्यक्तिगत स्वीकृति आवश्यकता होगी, नहीं। केवल फर्स्ट सही है, नहीं है। केवल 2 सही है, नहीं है। दोनों गलत है, नहीं। दोनों सही है, नहीं है। तो इसका मतलब कोई नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ जाएगा साथियों 81 में, ऑप्शन डी। चलिए 82 में चलते हैं। 82 में क्या पूछ रहा है? 82 में पूछ रहा है सरकार के खाते में अराजपत्रित कर्मचारियों को ग्रेजुएटी से कटौती देने का आदेश के लिए बकाया JGSS सक्षम प्राधिकारी है, बिल्कुल सही है ये तो। और दूसरा पूछ रहा है वित्तीय पुनरीक्षण आवश्यक नहीं है, नहीं, आवश्यक है, वित्तीय पुनरीक्षण आवश्यक है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हो गया ओनली 1, ऑप्शन ए। देखो समझने की जरूरत है इसमें, बाकी ये हार्ड नहीं है, प्रश्न इजी हैं, इसमें केवल आपको समझना है और उत्तर देना है। 83 में देखते हैं मौजूदा नियमों और आदेशों के अनुसार अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा संयुक्त कब्जे में रहने के लिए JGSS सक्षम हैं, तो JGSS सक्षम हैं, हाँ ये तो सही है, JGSS सक्षम है। दूसरा देख लेते हैं, साधारण मामलों में यदि 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना संभव नहीं तो इसके निपटान में 40 दिनों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये गलत है साथियों। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा, फर्स्ट सही है, ऑप्शन ए 84 में ए। फिर नेक्स्ट है RTI अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को आधी कीमत पर सूचना प्रदान की जाएगी, जहां एक सार्वजनिक प्राधिकरण समय सीमा का पालन करने में, नहीं आधी कीमत पर क्यों, गलत है ये तो। गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को मुफ्त में जानकारी दी जा सकती है, हाँ ये सही है। तो इसमें आपके हो जाएगा केवल 2 सही है, 85 में बी। नेक्स्ट है साथियों रेलवे केंद्रों को रक्तदान करने के इच्छुक रेल सेवकों को विशेष अवकाश दिया जाता है, बिल्कुल राइट। रक्तदान के लिए आपको 1 दिन का स्पेशल
HCL स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है 1 दिन का, तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि आप रक्तदान करने जाते हैं तो 1 दिन का HCL आपको दिया जाता है, स्पेशल कैजुअल लीव आपको 1 दिन का दिया जाता है, तो ये पहला सही है। दूसरा है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित परीक्षा में सेवारत आशु लिपिकों की अनुपस्थिति की अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, करेक्ट है। तो इसका मतलब दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 86 में सी, 86 में से 87 देख लेते हैं साथियों। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील का निर्णय एक अर्थ न्यायिक कार्य है, बिल्कुल करेक्ट। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश बोलने वाले आदेश स्पीकिंग ऑर्डर होनी चाहिए जिसमें निर्णय का औचित्य दिया गया हो, बिल्कुल राइट। इसमें दोनों सही हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं, केवल फर्स्ट भी सही है, केवल सेकंड भी सही है, यानी दोनों सही है, तो दोनों हो जाएंगे ऑप्शन सी। देखो साथियों, ये प्रश्न बहुत ईजी है, केवल आपको इसमें देखना है कि ये जो बोल रहा है, मतलब ये जो प्रश्न है, जो इसमें जो पहला और दूसरा दो हैं, तो ये पहला सही है तो ए लगा दीजिए, दूसरा सही है तो 2 लगा दीजिए, और अगर ये दोनों सही है तो दोनों लगा दीजिए। तो इसमें आपके 87 में हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 88 की बात कर लेते हैं। 88 में जब किसी रेल कर्मचारी के जन्म का वर्ष ज्ञात हो लेकिन सही तारीख नहीं हो तो 31 जुलाई को सेवा रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए जन्मतिथि के रूप में माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है, 31 जुलाई को माना जाएगा। जब वर्ष और महीना ज्ञात हो लेकिन सटीक तारीख नहीं हो तो उसे महीने की 15 तारीख को, हाँ बिल्कुल करेक्ट। यदि महीना और साल ज्ञात हो लेकिन यदि तारीख सटीक नहीं हो तो बीच की तारीख मानी जाएगी, यानी 15 तारीख मानी जाएगी। तो इसमें तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। दोनों का मतलब सी आंसर आ जाएगा साथियों। फिर इसके अलावा 89 पे चलते हैं। नवासी पे चलते हैं। 88 में सी है। नहीं साथियों, सुनो, ये गलत हो गया साथियों, एक बार फिर। 31 जुलाई को सेवा रिकॉर्ड में जन्मदिन, नहीं, ये साथियों आपका 30 में हो जाएगा। 88 में आपके, सॉरी साथियों, एक ये जब ये तारीख 31 जुलाई से और 10 जनवरी में मान जाएगा, नहीं ये गलत है। और जब वर्ष महीना, नहीं ये 1 तारीख माना जाता है। जैसे अपने कई बार देखा होगा आपने 1-1, तो ये 15 तारीख भी गलत है, इसमें 1 तारीख को माना जाता है और महीना भी 1-1 माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई नहीं आ जाएगा, डी, ऑप्शन डी। 88 में डी आ जाएगा, सॉरी साथियों। 88 में जो आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए 89 पे चलते हैं। 89 में क्या है, लोको पायलट के PME नियुक्ति की तारीख प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा से 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए तिथि 4 वर्ष की प्रत्येक अवधि को समाप्ति पर किया जाएगा। तो ये तो सही है साथियों। दूसरा है 45 साल के बाद हर 2 साल में 55 साल तक, उसके बाद सेवानिवृत्त की जरूरत नहीं है, नहीं ये गलत है। तो इसका मतलब ओनली 1, यानी ऑप्शन ए। 89 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 90 में है, मालगाड़ का संशोधित पदनाम मालगाड़ी परिचारक है। नहीं, गलत। दूसरा है RBE 7/2022 द्वारा गार्ड के पदनामों में संशोधन किया गया है, हाँ ये सही है। तो आपके 90 में आ जाएगा बी, ओनली 2 सही है। 91 में है, किसी वरिष्ठ अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार करने की शक्ति रेलवे बोर्ड के पास है, नहीं गलत। ये नोटिस अवधि के अधित्याग की आवश्यकता है तो वित्तीय सहमति आवश्यक, हाँ ये सही है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। फिर उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं साथियों। कनिष्ठ वेतनमान राजपत्रित रेल सेवक के लिए सेवा में रहते हुए अवकाश का नकदीकरण केवल DRM GM द्वारा स्वीकृत किया जाता है, नहीं गलत है ये।
ऐसे नकदीकरण के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। नहीं, वित्तीय सहमति आवश्यक है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नकदीकरण के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। हाँ, इसके ये DRM GM द्वारा स्वीकृति की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बता दूं इसमें। और ऐसे नकदीकरण के लिए वित्तीय सहमति लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही होने का मतलब बी आंसर, केवल दूसरा सही है। 93 में आपके आंसर हो जाएगा 93 में बी। 94 पढ़ते हैं साथियों। 94 में क्या पूछ रहा है? अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए सेवा में 1 वर्ष से अधिक के ब्रेक को माफ करने की शक्ति JEG अधिकारी के पास है। नहीं, गलत। ऐसी समाधान के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल राइट। तो इसका मतलब 94 में भी बी, केवल 2 सही है। 95 देख लेते हैं साथियों। DRM राजपत्रित अधिकारी के लिए गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत कर सकता है। नहीं, गलत। HBA स्वीकृत करने के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है। नहीं, वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत। तो फर्स्ट सेकंड दोनों ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, दोनों गलत हैं। 96 देखते हैं साथियों। इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल खंड 1 का अध्याय 9 रनिंग अलाउंस नियमों से संबंधित है। बिल्कुल राइट। घाट अनुभाग बता रनिंग बत्तों में से एक है। ये भी राइट। इसका मतलब दोनों, ऑप्शन सी। 97 देख लेते हैं साथियों। भारत के भीतर सप्ताह में 5 दिनों तक दौरे के लिए महाप्रबंधक के दौरे कार्यों के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, गलत। उसे अनुमोदन की आवश्यकता है। जोन के बाहर सप्ताह में 2 दिनों तक के दौरे के लिए DRM के टूर कार्यक्रमों के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। नहीं, उसे अनुमोदन की आवश्यकता है। तो ये भी गलत। इसका मतलब कोई नहीं। इसका आंसर दोनों गलत है, तो इसका मतलब कोई नहीं, ऑप्शन डी। प्राण 14 अंकों की एक अधिक नहीं, प्राण है जो 16 अंकों की है, तो 14 तो ये गलत हो गया। प्राण है जो 16 अंकों की होती है, 14 अंकों की नहीं होती, तो ये गलत हो गया। ये उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिन्होंने आयकर अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत किया है। नहीं, ये भी गलत। ये तो परमानेंट रिटायरमेंट प्राण होता है, पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये तो उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिन्होंने आयकर अधिनियम, नहीं, इससे कोई लेना देना है नहीं। तो इसमें दोनों गलत हैं। 98 में दोनों गलत हैं, तो दोनों गलत का मतलब ऑप्शन डी। चलिए सेकंड लास्ट देख लेते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न इस पेपर का। अधिसंख्य पद सीमित अवधि के लिए संचालन के लिए विशेष परिस्थितियों में सृजित स्थायी पद हैं, जैसे कि प्रशासनिक सुविधाओं में पदों को सृजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर। तो ये भी सही है। और बढ़े हुए वेतन और भत्तों, पेंशन संबंधी लाभों आदि के रूप में से पदों में सृजन की कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रत्यय शामिल नहीं है। तो ये भी सही है। इसका मतलब दोनों सही है, तो ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 100 है साथियों, लास्ट प्रश्न है इस पेपर का। IREC खंड 1 का अध्याय 8 कर्मचारी लाभ निधि से संबंधित है। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। अध्याय 8 कर्मचारी लाभ निधि से संबंधित है। जो IRC है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड खंड 1 का जो अध्याय 8 है वो कर्मचारी लाभ निधि से संबंधित है, तो ये करेक्ट है। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड खंड 1 का अध्याय 9 भविष्य निधि से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका मतलब दोनों सही है, तो दोनों, ऑप्शन सी। तो इसमें सी हो जाएगा। तो नमस्कार साथियों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप देख रहे थे देश की सबसे तेज़
सबसे आगे BR क्लासेज। और यह आपका जो 14 जून 2022 का जो आगरा डिवीज़न का जो पेपर था वो हम सोल्व कर चुके हैं। और सोल्व में जिन लोगों का विशेष सहयोग रहा उनमें आपके हुक्म सिंह मीणा जी, DK मीणा जी, RB यादव साहब और मैं स्वयं। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलते हैं। एक बार मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि किसी प्रश्न में आपको कोई आपत्ति है तो आप विथ प्रूफ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8502030400 पर सेंड कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में या किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति है, आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर गलत है, तो आप विथ प्रूफ मुझे 8502030400 पर विथ प्रूफ सहित आप मुझे सेंड कर सकते हैं। हमारी कमेटी उस प्रश्न पर विचार करेगी और डिस्कस करेगी, उसका जो रियल उत्तर है वो आपको बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं देश का सबसे तेज सबसे आगे BR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।